गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 16 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ सुझाव देना है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए, वीडियो देखना अगर आपने शुरू किया है तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और निश्चित तौर पे दें। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2015 में पूछा है, 15 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यूपीएससी का। अभी तक हमने 19 से लेकर के 15 तक के पेपर को सॉल्व किया है, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2020 में दे रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच एमोंग द फॉलोइंग। इंडिया किसका सदस्य है इसमें? ए पहला है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दूसरा है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान, तीसरा है ईस्ट एशिया समिट। अब देखो ऑप्शन क्या है आपके पास। पहला ऑप्शन है ए कि पहला और दूसरा दोनों, बी है तीसरा केवल, सी है तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, या डी है इंडिया इसमें किसी का पार्ट नहीं है। तो ए, बी, सी या डी में कौन सा आंसर सही है, आप इसका जवाब हमें दे सकते हैं। एक बार फिर से मैं दिखाता हूं कि पहले नंबर पे है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, दूसरे नंबर पे है आसियान, तीसरे नंबर पे है ईस्ट एशिया समिट। और इसके अकॉर्डिंग आप जो है ए, बी, सी या डी इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धोनी ने कल संन्यास की घोषणा कर दी। काफ़ी दुखदायी क्षण था मेरे लिए भी। सचिन के बाद अगर क्रिकेट देखना मैंने जारी रखा था तो वो सिर्फ एमएसडी के लिए था, महेंद्र सिंह धोनी के लिए था। तो काफ़ी दुख भरा क्षण था कल। एमएसडी और साथ ही साथ सुरेश रैना दोनों ने ही संन्यास की घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से वो संन्यास ले चुके हैं। देखो कल जो है 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और आज के पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरे लिए यही है कि स्वतंत्रता दिवस पे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन हुआ था उसका लगभग 25 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है और उस पर मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर ने विस्तारवाद पर प्रहार। ये देखो, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी लद्दाख गए थे और वहाँ भी इन्होंने विस्तारवाद को लेकर के आलोचना किया था और प्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया और प्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने चीन की आलोचना की है, जिस तरह से चीन की विस्तारवाद की रणनीति रही है। देखो चीन जो है, अब एक कॉन्सेप्ट चलता है चीन के यहाँ। चीन में एक कॉन्सेप्ट चलता है, एक हथेली और 5 उंगली। जैसे मान लो ये हथेली है और 5 उंगली, 1 2 3 4 5। तो हथेली क्या है चीन के लिए? हथेली है तिब्बत। उंगली क्या है? उंगली है, पहला उंगली है उसके लिए अरुणाचल, दूसरा उंगली है उसके लिए भूटान, तीसरा उंगली है उसके लिए सिक्किम, चौथा उंगली उसके लिए नेपाल, पांचवा उंगली है उसके लिए लद्दाख। क्लियर है? तो ये जो है हथेली के साथ साथ ये उंगली भी उसका है। चीन के नेता जो है अपने यहाँ कहते हैं, जितने भी चीन के नेता हैं वो अपनी जनता को कहते हैं कि तिब्बत के साथ साथ ये तिब्बत की उंगली है, अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की उंगली है, नेपाल तिब्बत की उंगली है, लद्दाख तिब्बत की उंगली है, ये एक्सटेंडेड तिब्बत का पार्ट है और ये चीन का पार्ट है। चीन आज या कल इस पर कब्जा करके रहेगा। तो ये चीन के जो नेता होते हैं, चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी जनता को बोलते हैं बाकायदा। तो ये विस्तारवाद की रणनीति है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का कल भाषण सुन लेना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, या जाकर के इंटरनेट पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे या यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि विस्तारवाद, जब ब्रिटेन का विस्तारवाद जो है बढ़ रहा था
उसको अंकुश लगाने का काम इंडिया ने किया था। और इंडिया की आज़ादी के साथ ही विश्व में विस्तारवाद को रोकने की मुहिम चल पड़ी। कई देश स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना शुरू किया। तो विस्तारवाद को रोकने का काम भारत ने ही किया था, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है। और एक तरह से अप्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने चीन को संदेश दिया कि जिस तरह से 1947 में ब्रिटेन के विस्तारवाद को रोकने का काम इंडिया ने किया था, उसी तरह से आपके विस्तारवाद को रोकने का काम भी इंडिया करेगा। तो ये चीज़ें मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम एक समय में कृषि में पिछड़े हुए थे। भारत कृषि जो है अन्य देशों से मंगाता था। और प्रत्यक्ष तौर पर मैं कहूँ तो भारत जो है गेहूं जो है पर्टिकुलरली गेहूं मंगाता था अमेरिका से। लेकिन आज भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये भी कहना है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हमें आयात कम करना। आत्मनिर्भर भारत का यह भी मतलब है कि हमें निर्यात बढ़ाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी मतलब है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, अपनी स्किल को बढ़ाना। देखो, जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, जाकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी का 86 मिनट का भाषण है, 86 मिनट के भाषण को निश्चित तौर पे देख लेना। चूँकि प्रधानमंत्री का भाषण जो होता है देश की दशा और दिशा को चेंज करता है, परिवर्तित करता है, देश की भावी रणनीति को तय करता है। तो ये सारे के सारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी का भाषण। जब 15 अगस्त के उपलक्ष्य पे वो भाषण दे रहे हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निश्चित तौर पे जाकर देखना। साथ ही साथ कभी आत्मनिर्भर भारत पर मुझे चर्चा करना होगा तो मैं डिस्कस करूँगा कि भारत जो है पहले भी आत्मनिर्भर भारत की चेष्टा किया है, कोशिश किया है। 1948 में, 1974 में इंदिरा गांधी के समय में भी आत्मनिर्भर भारत की कोशिश किया गया था। आज़ादी के जस्ट बाद भी आत्मनिर्भर भारत की कोशिश किया गया था। तो उस समय के आत्मनिर्भर भारत और वर्तमान के आत्मनिर्भर भारत में क्या अंतर है, राइट? तो कभी मुझे डिस्कस करना होगा तो मैं इस पर डिटेल से डिस्कस करूंगा। तीसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि N95 मास्क और PPE किट, वेंटिलेटर, ये सब में भारत आत्मनिर्भर नहीं था, हम दूसरे देश से मंगाते थे। तो जब भारत आत्मनिर्भर बना तो ना सिर्फ हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं बल्कि विश्व की ज़रूरत को भी हम पूरा कर रहे हैं। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर ना सिर्फ अपने लिए होना होगा, विश्व के लिए भी होना होगा, ताकि हम विश्व की ज़रूरत को भी पूरा कर सके। इसके लिए भारत को ज़रूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने। साथ ही साथ उन्होंने APMC एक्ट, हमने कई बार आपके साथ चर्चा किया है कि APMC एक्ट या मंडी एक्ट, किसान जो पर्टिकुलरली एक मंडी में ही जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकते थे, अपने फसल को बेच सकते थे, उसे अब निजात पाया गया है। किसान के लिए मंडी एक्ट में संशोधन किया गया है, APMC एक्ट में संशोधन किया है, जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा। साथ ही साथ 1 नेशन 1 टैक्स, GST, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मर्जर ऑफ बैंक, ये सारे के सारे सुधार किए गए हैं। और इसी सुधार का परिणाम है कि देश में FDI जो है पिछले वर्ष रिकॉर्ड FDI आया है। 18% FDI जो है अधिक आया है। पिछले वर्ष रिकॉर्ड FDI आया है देश में, 18% FDI उससे पिछले वर्ष के कंपेयर अधिक आया है। और वर्तमान समय में भी देख रहे हैं हम, इस करेंट ईयर में भी देख रहे हैं कि गूगल जो है 10 बिलियन की घोषणा कर दिया है इन्वेस्ट करने का इंडिया में। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि फेसबुक जियो के साथ जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो वर्तमान समय में भी लगभग $20 बिलियन से अधिक का FDI आ चुका है इस करेंट ईयर में। तो ये क्यों हो रहा है? इसका रीज़न प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसका रीज़न है कि जो टैक्स में सरकार जो है रिफॉर्म्स कर रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में सरकार जो रिफॉर्म्स कर रही है, सरकार जो रिफॉर्म्स कर रही है उसी रिफॉर्म्स का परिणाम है कि विदेशी कंपनी आज इंडिया की ओर आकर्षित हो रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, FDI बढ़ रहा है, विदेशी कंपनी का भरोसा इंडिया में बढ़ रहा है और वो इंडिया में निवेश कर रहे हैं। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड का भी मंत्र दिया।
जैसे इंडिया जो है पीपी किट विदेश से मंगाता था, और पीपी किट हमने बनाना शुरू किया, और आपको आश्चर्य होगा जान के कि पीपी किट जब हम बनाना शुरू किए तो जो पीपी किट हम विश्व से मंगाते थे, विदेश से मंगाते थे, और पर्टिकुलरली चाइना से मंगाते थे, जब इसे हमने बनाना शुरू किया तो हम कुछ दिन में, महज कुछ दिन में, इंडिया विश्व में सबसे अधिक पीपी किट बनाना शुरू की चीन के बाद। इंडिया पीपी किट के निर्माण में सेकेंड पोजीशन पे आ गया वर्ल्ड में। और इसका क्या फ़ायदा हुआ कि हमने विश्व के देशों को निर्यात करना शुरू किया। तो इंडिया ना सिर्फ मेक इन इंडिया हो, मेक फॉर वर्ल्ड हो, हम अपने देश में विश्व के लिए सामान को बनाने का काम करें। देखो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है NIPP। इसका पूरा नाम है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। और ये जो प्रोजेक्ट है, इसके तहत 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया जाएगा, और इसके लिए लगभग 7,000 प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। कल के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का संबोधन हुआ है, उसमें जितने भी योजना की चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जितना ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बारे में जाकर के आप सर्च कर लेना। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूँ, बाकी न्यूज़ में आएगा तो न्यूज़ में मैं डेली आपके साथ एनालिसिस करता हूँ, तो वहाँ मैं चर्चा कर दूंगा। लेकिन इसके बारे में डिटेल से जाकर के आप पढ़ लेना। तो ये जो परियोजना है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सबसे बड़ी परियोजना है NIPP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपए का सरकार निवेश कर रही है। 7,000 से अधिक प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है। रोड बनाने में खर्च कर रही है, पोर्ट बनाने में खर्च कर रही है, कनेक्टिविटी में खर्च कर रही है, लॉजिस्टिक्स में खर्च कर रही है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देखो, प्राइम मिनिस्टर का मोदी का कल भाषण सुनोगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उन्होंने जिक्र किया। अटल जी के द्वारा लाया गया था ये योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इंडिया के जो 4 सिटी थे, उस चारों सिटी को कनेक्ट करने का बात कही गई थी, और कनेक्ट किया गया था रोड के माध्यम से। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इंडिया के चारों सिटी को कनेक्ट करने का काम किया गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ठीक है, उस समय का ये क्रांतिकारी कदम था, अटल जी के द्वारा उठाया गया यह क्रांतिकारी कदम था, लेकिन वर्तमान में हमें आवश्यकता है कि हम पोर्ट को जो है, जो हमारे पास पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको हम रोड से कनेक्ट करें, पोर्ट को हम रेल से कनेक्ट करें, एयरपोर्ट को हम पोर्ट से कनेक्ट करें, ताकि सब एक दूसरे से जुड़ा हो। यानी अगर पोर्ट पे कोई सामान भेजना है तो रेल के माध्यम से भी लोग सामान भेज सकते हैं। पोर्ट पे कोई सामान भेजना है, यानी हमें विश्व के देशों को निर्यात करना है, तो इसके लिए हम पोर्ट पे जाना होगा, बंदरगाह पे जाना होगा। और बंदरगाह रोड के माध्यम से भी लोग आ सके। बंदरगाह जो है, लोग पानी के माध्यम से भी आ सके, वाटरवेज के माध्यम से भी आ सके, एयरपोर्ट के माध्यम से भी आ सके, और साथ ही साथ सड़क के माध्यम से भी आ सके। यानी हमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम कनेक्ट करना होगा। इसे कहा गया है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जगह, किसी पर्टिकुलर जगह जाने का रास्ता बहुत सारा होना चाहिए। वहाँ पे हम पानी के माध्यम से भी जा सकें, वहाँ पे हम सड़क के माध्यम से भी जा सके, रेल के माध्यम से भी जा सके, एयरपोर्ट के माध्यम से भी जा सके। इसको कहा जाता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकार कर रही है। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी की भी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। किस तरह से हम बेनिफिशियरी के लिए डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक हम पैसा डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं।
राइट। तो ये भी सरकार कर पाई है कि ये टेक्नोलॉजी का एक तरह से यूज सरकार कर रही है। विकास के रास्ते में जो राज्य पीछे छूट गया, या मैं कहूँ तो जो जिला पीछे छूट गया है, ऐसे 110 जिलों की पहचान करके इसे आकांक्षी जिला कहा गया। आकांक्षी जिला योजना सरकार लेकर आई थी और इस जिला में 110 जिला जो पीछे छूट गया विकास की राह में, उसे सामने लाने का काम, उसे आगे बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। इसके साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सरकार तैयार कर रही है। सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार निवेश कर रही है। इसका भी जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया और इस पे मैंने डिस्कस किया था कि इस 1 लाख करोड़ के तहत जो किसान के भंडारण की क्षमता है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। गांव-गांव में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। जो किसान अपने सामान को, अपने जो किसान की फसल नष्ट हो जाता था क्योंकि भंडारण का पर्याप्त क्षमता नहीं था, उस क्षमता को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें लॉजिस्टिक्स भी आता है, जिसमें भंडारण की कोल्ड स्टोरेज वगैरह आता है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा इस पैसा के तहत, इस फंड के तहत। साथ ही साथ जल जीवन मिशन का प्रधानमंत्री ने चर्चा किया। जल जीवन मिशन जो पिछले वर्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया था और जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक घर में नल की योजना है सरकार की, या एटलीस्ट जो किसी व्यक्ति का घर है उस घर के 50 मीटर के दायरे जो है नल आ जाना चाहिए। इसकी घोषणा पिछले वर्ष प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और इस वर्ष उन्होंने चर्चा किया है कि सरकार इस पे काफ़ी सजग होकर काम कर रही है। इसके साथ साथ होम लोन पे 6 लाख रुपए तक का जो छूट मिला है इसकी भी चर्चा उन्होंने किया। होम लोन के EMI पे 6 लाख रुपए का छूट मिल रहा है, इसकी भी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। नई शिक्षा नीति, किस तरह से हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए नई शिक्षा नीति की उपयोगिता है, उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया। डिजिटल इंडिया को लेकर के क्या इसकी भूमिका है कोरोना के समय में, उसकी जिक्र उन्होंने किया। और पिछले महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है भीम के माध्यम से, जो डिजिटल इंडिया का एक पार्ट। तो डिजिटल इंडिया किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, इसके बारे में चर्चा किया गया। ऑप्टिकल फाइबर आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा ताकि वहां पे फास्टेस्ट इंटरनेट प्राप्त हो सके, लोगों को इंटरनेट प्राप्त हो सके, डिजिटली लोग मजबूत हो, राइट। तो इसके लिए 1000 दिन में हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण की चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। देश में 40 करोड़ जनधन के खाते हैं जिसमें 22 करोड़ खाते जो है महिलाओं के ही हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण में एक पार्ट यह भी है, जनधन खाता योजना 40 करोड़ जनधन खातों में 22 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के ही हैं। एक इम्पॉर्टेंट मिशन की घोषणा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। इस मिशन का नाम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ नए मिशन का घोषणा किया जाता है। इस वर्ष घोषणा किया गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में मुझे चर्चा नीचे में भी करना है, मैं वहीं पे चर्चा आपके लिए कर दूंगा। तीन वैक्सीन जो है देश में टेस्टिंग की कंडीशन में है और जल्द से जल्द वो वैक्सीन तैयार होगी, इसकी भी चर्चा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की नई विकास यात्रा को लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चर्चा किया। कुछ समुदाय, जम्मू कश्मीर के बारे में एडिटोरियल भी आया था, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था कि जम्मू कश्मीर में कुछ समुदाय जो जम्मू कश्मीर में 1948 से या 1950 के आसपास आ चुके थे, उसको अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी। जैसे वाल्मीकि समुदाय को नागरिकता नहीं मिली थी, जैसे पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को जम्मू कश्मीर में नागरिकता नहीं मिली थी, तो उन लोगों को नागरिकता मिली है
और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार कई काम कर रही है, जिसकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल अपने भाषण में किया। इसी के साथ साथ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चर्चा कही कि जिस तरह से सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में इंडिया में फेमस है, उसी तरह से लद्दाख जो है कार्बन नेचुरल क्षेत्र के रूप में इंडिया में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। देश के 100 सिटी को चुना गया है और वहाँ पे पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार काम कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में किया गया था, इसी तरह से प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत किया जा रहा है, क्योंकि एशियाटिक लायन जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। विश्व में एकमात्र देश इंडिया जिसमें एशियाटिक लायन पाया जाता है, और ख़ास करके भारत में भी जो गिर का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पे एशियाटिक लायन पाया जाता है। इसलिए लायनों की संख्या को बढ़ाने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट लायन शुरुआत किया जाएगा, जिस तरह से हमने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1974 में किया था। LOC और LAC दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। LOC पाकिस्तान के साथ सीमा, LAC चीन के साथ सीमा, दोनों की इम्प्रूवमेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, और दोनों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भारत सरकार काम कर रही है। दक्षिण एशिया देश के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिक्र किया कि दक्षिण एशिया के क्या इंपॉर्टेंस है और भारत किस तरह से अपनी महत्ता वहाँ पे कायम किया हुआ है। और साथ ही साथ आसियान के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, साथ ही साथ किस तरह से कोस्टल इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। भारत की एक लंबी सीमा जो है कोस्टल सीमा, जो समुद्र को टच करती है, तो इसका इम्प्रूवमेंट किस तरह से हम कर सकें, किस तरह से हम द्वीपों का संरक्षण कर सकें। एक डिपार्टमेंट है, देखो एक डिपार्टमेंट है IDA, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। इसका जो लीड है, इसके लीड करते हैं होम मिनिस्टर। तो किस तरह से हम द्वीपों को संरक्षण कर सके, उसके लिए होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, एजेंसी का गठन किया गया था। और भारत में जहाँ पे 1300 से अधिक आइलैंड है, उसके डेवलपमेंट के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है। और इसी के तहत हमने देखा है कि ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया है चेन्नई से लेकर कहाँ, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आइलैंड भी भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत उसके विकास के लिए काम कर रही है। और साथ ही साथ NCC कैडेट जो है, उसको 1 लाख नए NCC कैडेट को जो है बॉर्डर के सीमा पे लगाया जाएगा। तो ये सारी की सारी बेसिकली बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने संबोधन में किया। और साथ ही साथ कि 2022 तक का समय आ गया है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। 2022 तक हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी इंडिया आत्मनिर्भर बने। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लगभग हर एक चीज़ का, जितने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा किया, उसका डिस्कशन मैंने आपके साथ लगभग न्यूज़ एनालिसिस में कर दिया। तो पिछले 3 महीने से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे न्यूज़ एनालिसिस। वहाँ पे मैंने काफ़ी घोषणा की जिक्र किया, और जिस तरह से पेपर में अब डेली कुछ ना कुछ घोषणा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, तो उसका रिव्यू आएगा, उसका एडिटोरियल आएगा, तो हम वहाँ पे डिटेल से डिस्कस फिर से कर देंगे आपके लिए। लेकिन आप सभी लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के यूट्यूब पे जाकर के भाषण सुनना, जो कल उन्होंने भाषण दिया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनका भाषण होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट उनका स्पीच होता है। लाल किला के प्राचीर से देश की भावी नीति तय होती है, और आने वाली भविष्य की नीति भी तय होती है। PM ने किया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आगाज। हालांकि अभी तक इसका कोई ड्राफ्ट नहीं आया, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या होगा कि आप जो है, मान लो किसी डॉक्टर के पास गए हो, तो वो डॉक्टर जो है, आपको एक पहले हेल्थ ID मिलेगा। जिस तरह से आपको मिलता है आधार ID, आपका यूनिक आधार होता है, उसी तरह से आपका हेल्थ ID भी यूनिक होगा विश्व में, मतलब इंडिया में, सॉरी। और किसी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर जो है हेल्थ ID
अपने सिस्टम पे खोलेगा, अपने लैपटॉप या मोबाइल पे खोलेगा, और उस हेल्थ आईडी पे आपका जितना भी रिपोर्ट है सब उसी हेल्थ आईडी पे रहेगा। तो वो सारा का सारा रिपोर्ट देख सकता है, कब आप बीमार हुए हो, कैसे बीमार हुए हो, आपके बीमार में किस डॉक्टर ने क्या बोला, सारा का सारा वहाँ पे मेंटेन होगा। तो वो डॉक्टर देख सकता है। और साथ ही साथ डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा या डॉक्टर जो आपको बोलेगा वो भी वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यानी आप फिर से कहीं पे जाते हैं किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो वहाँ पे सारा आपका प्रीवियस डाटा जो है, किस डॉक्टर से आपने दिखाया था, उस डॉक्टर ने क्या कहा था, वो सारा का सारा वहाँ पे आ जाएगा। और साथ ही साथ आप किसी लैब में जाकर के टेस्ट करवाते हैं, लैब में टेस्ट करवाते हैं तो लैब का रिपोर्ट भी जो है आपके उसी आईडी से जोड़ दिया जाएगा, आपके उसी हेल्थ आईडी से जोड़ दिया जाएगा। और उस हेल्थ आईडी को जब भी कहीं किसी डॉक्टर के द्वारा खोला जाएगा या कहीं से किसी हॉस्पिटल के द्वारा खोला जाएगा तो आपके हर एक डाटा को एक्सेस कर सकता है कि आप कब बीमार पड़े, आप जब बीमार पड़े तो किस पैथोलॉजी में गए, जाकर आपने दिखाया, उस पैथोलॉजी का क्या रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पे किस डॉक्टर ने क्या कहा है, वो सारा का सारा डाटा एक जगह इंस्टॉल होगा, एक जगह मिल सकता है। इसी को कहा गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसी का एक पार्ट हो सकता है। तो मुझे जो लगता है ये ऐसा हो सकता है। बाकी इसका आने देते हैं, ड्राफ्ट आने देते हैं, उसके बाद इस पर और डिस्कस करेंगे। इसको भी पढ़ सकते हो। कल नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया भारत के प्राइम मिनिस्टर को और शुभकामनाएं दी, तो एक तरह से एक अच्छा संकेत दिख रहा है। देखो यहाँ भी वही चर्चा है, आयुष्मान भारत की तर्ज पे होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जाकर के एक बार आप इसको भी देख सकते हैं। एनजीटी के रिक्त पदों को जल्द भरे सरकार। थोड़ा सा एनजीटी की संरचना के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक संगठन है, वैसे संगठन जिसका स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो उसे सांविधिक संगठन, स्टैट्यूटरी बॉडी या वैधानिक संगठन कहा जाता है। तो एनजीटी की स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से किया गया था, इसलिए ये एक सांविधिक संगठन है। भारत एनजीटी को स्थापित करने वाला, भारत हरित अधिकरण को स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पहले मात्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ही ऐसी संस्था है। एनजीटी के पास अगर कोई केस आता है तो 6 महीने के अंदर उसका निपटान करेगा। साथ ही साथ एनजीटी जो है 7 इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वहाँ पे सुनवाई कर सकता है। अगर इस एक्ट का उल्लंघन हो तो एनजीटी आदेश जारी कर सकता है, एनजीटी सुनवाई कर सकता है। पहला एक्ट है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974, दूसरा है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 सेस 1977, तीसरा है फॉरेस्ट रिजर्वेशन एक्ट 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है बायोडायवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये जो 7 एक्ट है इसका उल्लंघन हो तो एनजीटी एक्शन लेगा। 2 इंपॉर्टेंट एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। पहला है वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। ये दोनों एक्ट का उल्लंघन हो तो एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेगा, बाकी वो 7 एक्ट का उल्लंघन हो तो एनजीटी एक्शन लेगा। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको क्लियर होना चाहिए। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, रीजनल क्वार्टर है भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। अब देखो एनजीटी की संरचना क्या है। एनजीटी के में अध्यक्ष होते हैं, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष भी होते हैं,
न्यायिक सदस्य भी होते हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के जो विशेषज्ञ होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तीनों सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य यानी जज होते हैं इसमें, और साथ ही साथ पर्यावरणविद जो होते हैं इसमें, एनवायरमेंटल लिस्ट कहा जाता है उसे, सॉरी हिंदी में कहा जाता है पर्यावरणविद, वो इसमें शामिल होते हैं, और साथ ही साथ जज भी शामिल होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, सिंपल है। और न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति बना के की जाती है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे केंद्र सरकार करती है, और न्यायिक और विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा एक चयन समिति बना करके किया जाता है। इसमें जो है मिनिमम 10, कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य होना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ शो कर रहा है कि एनजीटी में जो सदस्यों की कमी है उसको सरकार जल्द भरे। तो इसको जाकर के बेसिक पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। इसको भी एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल इम्पोर्टेंट नहीं है आज का, एडिटोरियल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आत्मनिर्भर भारत वही चीज़ें हैं जो मैंने चर्चा किया था फर्स्ट पेज पे। ओके, आज हमारे पास बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं था, इतना ही न्यूज़ था। एक बार अगर होगा तो इसको आप पढ़ लेना। कल हमने डिस्कस किया था और उसी डिस्कशन को लेकर के है ईरान पे जो है 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के द्वारा जो है प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। और प्रस्ताव कौन लाया था? तो प्रस्ताव अमेरिका लाया था। और इस प्रस्ताव में जो है अमेरिका के ने प्रस्ताव लाया था, और ये जो है सुरक्षा परिषद 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद होता है, जिसमें 10 सदस्य जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और 5 सदस्य अस्थायी होता है। इस 15 सदस्य में अमेरिका के साथ महज एक सदस्य खड़ा रहा, अमेरिका के साथ महज एक सदस्य रहा, डोमिनिक गणराज्य रहा। 2 सदस्य ने विरोध किया, एक अमेरिका के साथ रहा, 2 सदस्य ने इसका विरोध किया जिसमें चीन और रूसिया था, एक अमेरिका खुद था। कितना हुआ? 4 सदस्य। और रिमेनिंग कितना सदस्य है? रिमेनिंग हो गया 11 सदस्य, और ये 11 सदस्य जो है अनुपस्थित रहे, वॉकआउट कर गए, जिसमें फ्रांस जैसा देश जो अमेरिका का दोस्त देश है, ब्रिटेन जैसा देश जो अमेरिका का दोस्त कंट्री है, फ्रेंड कंट्री है, वो भी वॉकआउट कर गए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो परमाणु हथियार की डील हुई थी, परमाणु समझौता हुआ था, ईरान परमाणु समझौता, उस पर अमेरिका बाहर निकल गया। लेकिन अमेरिका के साथ जो भी सहयोगी देश थे, देखो ईरान परमाणु समझौता जो हुआ था, थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ, डिटेल्स में डिस्कस नहीं करूँगा। 5+1 कंट्री उसमें शामिल था। 5+1 कंट्री में 5 जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी देश थे, 5 देश, जिसमें यूएस था, रूस था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और चीन था। और एक जो देश थे वो थे जर्मनी। तो ये 6 देश मिलकर के परमाणु समझौता, ईरान परमाणु समझौता पे सिग्नेचर किया था। और इसमें से जो बाहर आ गया कौन? अमेरिका बाहर आ गया। नेक्स्ट अन्य कंट्री बाहर नहीं आए, बावजूद इसके अमेरिका की महत्ता के कारण ईरान न्यूक्लियर डील जो है सिर्फ अमेरिका के बाहर आने के कारण ये निष्क्रिय हो गया और प्रभावी हो गया। तो इसलिए जो है, चूँकि अमेरिका बिना पूछे हुए जो है इस न्यूक्लियर डील से बाहर आया, इसलिए कल जो है फ्रांस, ब्रिटेन जैसा देश इसमें वॉकआउट कर गया। तो इसको जाकर के एक बार पढ़ लेना। बाकी मैं इस पर बाद में कभी एडिटोरियल आएगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। देखो
ये जो है यूपीएससी का 15 का पेपर है, हमने अपने पेपर में एनालिसिस किया है, जाकर के देख लेना। 2015 का यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया है, वहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। इंडिया आसियान का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, 2 तो नहीं होगा। इंडिया एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का भी पार्ट नहीं है। इंडिया बस पार्ट है ईस्ट एशिया समिट का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।